2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 70 साल में देश बदला या 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। यह इस बार सबसे बड़ा आकलन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, सूफी संतों के द्वारा किया जा रहा है, धर्मगुरुओं के द्वारा किया जा रहा है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। इन मुद्दों पर बात करने के लिए फैज़ाबाद में हमारे साथ सूफी संत हैं। आपका नाम है माजिद खान। हम माजिद खान जी से जानना चाहेंगे कि हकीकत क्या है कि 5 साल बनाम 70 साल, जो एक तरीके से तुलनात्मक रूप से बातें हो रही हैं, नारे दिए जा रहे हैं, वह धरातल पर क्या है। माजिद खान जी, ये 5 साल में जो 5 साल का जो समय था, जो लोगों ने देखा, उसमें कितना कुछ बदला है? मेरे हिसाब से जैसे कि मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने 5 साल का हिसाब देना चाहिए। और दूसरी चीज़, मोदी जी अक्सर एक लफ्ज़ कहते रहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में था तो पुलवामा में इतना बड़ा अटैक और हमारे इतने जवान इतनी भारी मात्रा में कैसे शहीद हो गए, इसका मैं जवाब चाहता हूँ। तो 70 साल बनाम 5 साल को आप किस रूप में देखते हैं? 70 बनाम 5 साल को मैं ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि वो 70 साल बहुत अच्छा था हमारे लिए था या ये 5 साल बहुत ख़राब था, लेकिन इतना ज़रूर हमारे लिए नुकसान हुआ है कि एक मतलब देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाला एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक जब वो हिंदू और मुसलमान और शमशान और कब्रस्तान जैसी बातों को करता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे समाज को ये सीधे सीधे बांटने का काम किया गया है। जी। तो शमशान कब्रिस्तान में क्या कुछ आपको क्या परेशानी हुई? परेशानी ये हुई कि आप एक देश के जिम्मेदार हैं, आपको हमने मतलब अपना सरदार चुना है, तो आप ये लफ्ज़ बोलकर आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि मतलब हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं समझा, क्योंकि हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और सबका देश है ये। और आप इतनी बड़ी सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर आप हिंदू मुसलमान और शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। इससे समाज में गलत संदेश गया, लोगों के बीच में एक भावनाएं पैदा हुई कि अखिलेश सरकार ने शमशान के लिए 4 दीवारी के लिए पैसा दे दिया और कब्रिस्तान के लिए नहीं दिया, तो ये भी तो गलत भावना गई लोगों तक। अच्छा, ये बताइए कि एक जो नोटबंदी हुई थी जिसमें पैसा जो कुछ नोटें बंद कर दी गई, कुछ नई नोटें चालू कर दी गई, उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ या जनता को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? वो ये सवाल तो मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से किया है कि आखिर नोटबंदी के जरिए जनता को क्या फ़ायदा मिला है, ये मैं उनसे खुद सवाल करता रहता हूँ। और अगर आप ये मेरा सवाल पहुंचा सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि आखिर जनता को क्या फ़ायदा मिला। आप बोलते थे कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूटी। अगर आतंकवाद की कमर टूटी होती तो ये पुलवामा अटैक कैसे इतना बड़ा करवा दिया फिर आपने? किस तरह से हुआ अगर नोटबंदी से कमर टूटी तो ये तो जवाब मैं खुद ही मांग रहा हूँ उनसे। अच्छा, एक चौकीदार और आम आदमी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि कौन चौकीदार है, कौन आम आदमी है, इसमें आप क्या बनना चाहेंगे? मैं आम आदमी हूँ और मैं अगर मोदी जी चौकीदार हैं तो मैं उन चौकीदार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आपकी कैसी चौकीदारी थी कि आपकी नाक के नीचे से मेहुल चौकसी और विजय माल्या इस तरीके के लोग हमारी गाढ़ी कमाई को लेकर चले गए? किस तरह की आप चौकीदारी कर रहे थे? मुझे ऐसा चौकीदार नहीं, मुझे सिर्फ ईमानदार अच्छी छवि वाला हमको प्रधानमंत्री चाहिए। चौकीदार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जी की विदेश नीति को भी विदेश नीति को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि विदेश दौरे तो मोदी जी ने बहुत किए हैं। विदेश नीति पर मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप अक्सर वक्तर पेशतर ये आप बात करा करते हैं कि हमने पूरी दुनिया में भारत को मतलब एक नया रूप दिया और भारत का नाम रोशन किया, तो मैं उस पर सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क ऑफ टाइम्स अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है जो अपने फ्रंट पेज पर एक लेख छापता है कि भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां की सरकार को कट्टरपंथियों के तर्ज पर चलाया जा रहा है और नफरत के बोल बोलकर 2 वर्गों को अलग किया जा रहा है। अगर मोदी जी इसको अपनी उपलब्धि सोचते हैं, समझ रहे हैं, या फिर इस बात को ये बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारी शोहरत है, तो ये शोहरत मोदी जी को मुबारक। हमको नहीं चाहिए ऐसी शोहरत कि हमारे देश का नाम कट्टरपंथियों की लिस्ट में लिखा जाए। हमको नहीं चाहिए ऐसी शोहरत के जो विदेशों में जाए कि वहाँ हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं। हमको तो हमारा वही हिंदुस्तान चाहिए कि जहाँ पे मैं अपने दोस्त उमेश यादव के यहाँ होली के रंगों में जाके सरोवर हूँ, होली दिवाली में मैं जाके उनके गले मिलकर गुजिया खाऊँ और वो मेरे घर पर आकर ईद बकरीद में गले मिलकर मुझे मेरे यहाँ सेवैयाँ खाएँ, बधाइयाँ दें। मुझे तो ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। और अगर मोदी जी ऐसा हिंदुस्तान नहीं दे सकते तो कोई ज़रूरत नहीं है उनको हमारी देश की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने का, कोई हक नहीं है। देश वो चले जाएं, देश चलाने का हम और हमारे आवाम काम कर लेगी, क्योंकि पिछले 70 साल से भी हमने चलाया है, अब आगे भी चला लेंगे।
अच्छा, ये सवाल चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था कि होली दिवाली में बिजली कम दी जाती है, ईद में और रमज़ान में बिजली बहुत ज़्यादा दी जाती है। ये कितना सच है? ये एक छोटी सोच की पहचान है। मैंने भी बोला ना कि इतने बड़े पद पर, इतने सर्वोच्च कुर्सी पर बैठकर अगर कोई इंसान इस तरीके की बातें करता है कि होली में लाइट नहीं थी और ईद में थी और दिवाली में नहीं थी, बकरीद में थी, तो भी इससे छोटी सोच क्या हो सकती है? ये क्या शोभा देता है? बिल्कुल भी ये नहीं शोभा देता है, क्योंकि आप ये संदेश दे रहे हैं लोगों तक, ये जलन की भावना और एक दूसरे से नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो किसी कीमत पर किसी भी अमन पसंद नागरिक को ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात हम लोग इसका सख्ती से विरोध करते हैं इस बात का, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। शायद ही कोई ऐसा हमारे शहर में त्यौहार होगा, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो गुरु गोविंद जयंती हो, चाहे वो 12वीं अव्वल का, मैं सब में अगवाकारी करता हूँ और ये सोच कर अगवाकारी करता हूँ क्योंकि ये मेरे लोग हैं पीछे। सूफी संत समाज का हम लोग खुद बढ़कर स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग ये जो मस्जिद और मंदिर के विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं कि नहीं, अभी आप लोग खामोश रहिए, चूँकि ये मामला विचाराधीन है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी उसके फैसले का इंतज़ार करो, जो भी उसका होगा फैसला सारा आंखों पर होगा। तो इस तरीके की हम लोग बात करते हैं और वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। मोदी जी सिर्फ सबका साथ तो चाहते हैं और विकास वो अपना करते हैं, और इसका उदाहरण सबसे बड़ा उनका खुद का कार्यालय है। उनका खुद का कार्यालय जो अब तमाम तरीके के सुविधाओं से लैस होकर और कई करोड़ की लागत से तैयार हो चुका है जी। और जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे बोल दिया। ये आप भी जान रहे हैं बखूबी कि किसका विकास हुआ है। विकास हुआ है उनके लोगों का, विकास हुआ है अमित शाह के लड़के का, विकास हुआ है अनिल अंबानी का, विकास हुआ है मेहुल चौकसी का, इन लोगों का विकास हुआ है। जनता का कहाँ विकास हुआ है? जनता तो कल फ़कीर थी, आज उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। भैया हमारे किसानों की हालत आप देख लीजिए। अगर किसान मजबूर ना होते तो इतना बड़ा आंदोलन करते जंतर मंतर पर? क्यों गए वहाँ पर? क्यों उन पर लाठियाँ भांजी गई? कुछ तो उनको दिक्कत होगी। तो किस तरह का विकास? ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमको विकास चाहिए सिर्फ जुमलों वाला नहीं, हमको विकास चाहिए हकीकत का अमली जामे वाला विकास चाहिए, जो हमको सुकून दे सके, हमको स्कूलों में मतलब हमारे बच्चे पढ़ सकें, हमको हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के बीमार इलाज करा सकें। हमें ऐसा विकास चाहिए, जुमलों वाला विकास नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये बताइए कि जियो मोबाइल, जियो सिम आज घर घर पहुंच गया और बीएसएनएल घर घर से दूर हो गया, और बीएसएनएल के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। वो बहुत बदतर हालात में, उनके कर्मचारियों की माली हालत बहुत ख़राब है। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि कहाँ पर चूक हो गई? ये चूक नहीं है, इसको मैं चूक नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा मोदी जी ने अपनी दोस्ती का हक निभाया है। मोदी जी ने अपनी दोस्ती का हक निभाते हुए हमारी बीएसएनएल को नज़रअंदाज कर कर जियो को तरजीह दी, और आज जियो को देख लीजिए कहाँ है और हमारे बीएसएनएल के कर्मचारी देख लीजिए कहाँ हैं। आज उनका ये आलम आ गया है कि बेचारे के घर परिवार नहीं चल पा रहा है, ताला शायद लग गया है। अभी शायद मैं कल की न्यूज़ देख रहा था तो ये नौबत आ गई। मोदी जी ने तो अपनी दोस्ती निभाने का हक निभाया भाई। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनकी तो दोस्ती ही ऐसे लोगों से है जिनको जनता से भी कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे उन्होंने तो ये जनता के साथ नाइंसाफ़ी की है। और ये बताइए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि अब चाइना का विरोध करो तो चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदो, तो इसको आप कितना सच मानते हैं? इसको मैं सच इस तरह से मानता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई है, अगर चाइना का विरोध हम कर रहे हैं या हमसे कहा जा रहा है करो चाइना झालर का, तो फिर हमारे जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने फिर इस पर क्यों नहीं अमल किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनकर आई है या बनवाई गई है जो भी है, तो ये चाइना प्रोडक्ट उसमें क्यों नहीं विरोध किया गया? वहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ? इसी तरीके से चाइना बैंक खोलने का मामला आया था अभी मोदी सरकार में। ये क्या है? सारा हम ही लोग, सारा मतलब जिम्मा हम ही लोगों ने ले रखा है कि गैस की सब्सिडी छोड़ दो, हम गैस की सब्सिडी छोड़ दें और आप मेहुल के जरिए हमारा पैसा बाहर पहुँचा दें। तो ये कहाँ तक इंसाफ है भाई? मुझे तो नहीं लगता ये इंसाफ कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आप हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी गुर्बत और हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, हमको गुर्बत के अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं आप। तो लोकसभा चुनाव में आप क्या कहना चाहेंगे चौकीदारों से? लोकसभा के चुनाव में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ चौकीदारों से कि 5 साल हमको पहले आप हिसाब दीजिए, उसके बाद हम फिर कुछ काम करेंगे। पहले तो मुझे चौकीदार से हिसाब चाहिए। आप 70 साल का हिसाब मांगने का काम कर सकते हैं तो हम 5 साल का भी हिसाब आपसे मांगने का काम कर सकते हैं, और अगर आप 5 साल का हिसाब नहीं दे सकते हैं तो सीधी तरीके से हम लोग आपका बहिष्कार करते हैं। तो आपका हिसाब
क्या है, मतलब हमारा हिसाब है 2-3 पॉइंट्स क्या हैं आपके? 2-3 पॉइंट। सबसे बड़ा पॉइंट हमारा नोटबंदी, जिससे हमको बहुत परेशानी हुई। हम 100 कुछ लोगों की हमने जान गंवाई है। तो इतना बड़ी हमने कुर्बानी दी, लाइन में लगे और तमाम बीमार लोगों को सही सामग्री नहीं दे पाए पैसे ना होने की वजह से। तो इतना हमने अजियत झेली है, तो उसके बदले हमको कुछ फ़ायदा भी चाहिए। तो उसका फ़ायदा हमको क्या मिला, जनता को नोटबंदी से फ़ायदा क्या मिला, इसका पहला मुझे जवाब चाहिए। दूसरा जवाब मुझे ये चाहिए, आप जो ये कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में, तो इतने जवान हमारे कैसे शहीद हो रहे हैं अगर देश सुरक्षित। तीसरा, अगर आप अपने आप को बहुत ही जागरूक और बहुत ही कामयाब चौकीदार कहते हैं, तो फिर हमारा पैसा क्यों गया। और ये लोग जो हैं, ये आपके साथी बाराती यानी कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या, ये लोग हमारा पैसा ले जाने में कैसे कामयाब हुए। इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपकी मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो आप उसका खुलासा करिए, हम आपको फिर सोचेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप माजिद खान हैं, सूफी संत हैं, और आपका कहना है कि 70 बनाम 5 साल का जो कुछ एक तरीके से शगुफा छोड़ा जा रहा है, उसमें आकलन ये होना चाहिए कि 5 साल में भी क्या कुछ बदला है, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, नौकरियां मिली हैं कि नहीं हैं, सरकारी संस्थानों को किस तरीके से माली हालत झेलनी पड़ रही है और जियो माला माल हो रहा है। एक नेता विशेष के लोग ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे जो एक तरीके से उठाए जाने चाहिए थे, ये कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरे देश में इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, लेकिन ये जिम्मेदारी आजकल सोशल मीडिया उठा रहा है। यूट्यूब से लेकर के सोशल मीडिया पर ये मुद्दे वायरल हो रहे हैं। निश्चित रूप से आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और आपको सच बोलना चाहिए। कहीं से भी आपके मुद्दे दबने नहीं चाहिए। फर्क इंडिया के लिए फैजाबाद से अखिलेश कृष्ण मोहन। सच जानने के लिए सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।